तो पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। हमने बहुत सुना है पाइथन प्रोग्रामिंग की सिंटैक्स बहुत इजी है, इंग्लिश की तरह है, बिगिनर फ्रेंडली है। आज देख लेते हैं कितना ज़्यादा इजी है। ये हमने कुछ टारगेट पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ये चीज़ें आज हमको कवर करनी है पाइथन में। ये पहले से करना है पड़ेगा, फिर से तो हटा देते हैं। तो पाइथन में हम क्या कर रहे हैं, एम ये रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सिलेबस में से ही उठाई है। सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं हमारी। तो पाइथन हम एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने पाइथन का एक प्रोग्राम भी नहीं लिखा आज तक, वो भी उसे भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यही लोगों का मानना है कि पाइथन का सिंटैक्स बहुत ज़्यादा इजी है। देख लेते हैं आज कितना ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हमारे सिलेबस में ये भी बताया है कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये चीज़ जनरली सबको पता ही होती है। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हम python.org जो है पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब python.org/डाउनलोड करेंगे ना, तो वो सीधा वहीं URL पे रीडायरेक्ट कर देगा, python.org/डाउनलोड। ये सारी चीज़ें पूछेंगे नहीं एग्ज़ाम में, बस सिलेबस में है इसलिए हम कवर कर रहे हैं। इस साइट पे डाउनलोड है, डाउनलोड्स है शायद, डाउनलोड्स पे आ गए। तो ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन जो है 3.12.2, ये अभी के लिए लेटेस्ट वर्जन है। और 3.13 जो है ये प्री रिलीज स्टेज पे है। तो ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन अभी हम ये डाउनलोड कर सकते हैं 3.12.2। मेरे पास ऑलरेडी 3.11 है, फिर भी हम ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर रहे हैं कुछ रीजंस की वजह से। अभी के लिए उन सब में नहीं पढ़ रहे। पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है ये हमने देखा, python.org पे जाके सिर्फ डाउनलोड कर लेना है। फिर उसका पाथ जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाके सेटअप करना है। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाती है, बट हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, इन चीज़ों में हम नहीं पढ़ रहे हैं। इंस्टॉलेशन कैसे होता है बस ये चीज़ हमने देख ली है। सिंटैक्स क्या है पाइथन का वो देखते हैं, क्योंकि इसी के बारे में बहुत सुना है कि पाइथन का सिंटैक्स बहुत ईजी होता है। मैंने पाइथन का ऑनलाइन एडिटर खोल रखा है प्रोग्रामिस्ट की तरफ से, और थोड़ा जूम भी कर रखा है वीडियो में अच्छे से दिखे इसलिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स और कीवर्ड्स क्या होता है। देखो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है C++ में प्रीवियस सेमेस्टर्स में, और हम ये मान के ही चलेंगे कि वही सारी चीज़ें फिर से हम पढ़ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो C++ वाली सेम चीज़ें हैं, बट जो नई चीज़ें हैं वो पक्का ज़्यादा डीप में जाके सीखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पाइथन सब्जेक्ट में। ये सबसे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट लगने लगेगा अगर ये वीडियो पूरा देखा तो। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स में हम C++ में क्या करते हैं। इस तरह कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, int i = 0, तो ये इंटीजर है हमारा। सिमिलरली C++ किसी ने पढ़ा है तो स्ट्रिंग कुछ भी नाम दे दो, इक्वल्स टू, ये स्ट्रिंग बन गई एक। तो इस तरह स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। फिर हमें फ्लोट डिक्लेयर करना है, तो फ्लोट वेरिएबल का नाम f = और हम यहाँ पे दे देते हैं 3.14 ले लेते हैं पाई की वैल्यू। तो इस तरह हम डेटा टाइप्स डिक्लेयर करते हैं C++ में। डेटा टाइप्स नहीं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। पाइथन के केस में थोड़ा सा सीन अलग है। देखो कॉन्सेप्ट सेम ही है, पाइथन में भी यही सारे डेटा टाइप्स होते हैं, बट उसमें थोड़ा सा डिक्लेरेशन का तरीका अलग है। हमें i = 0 डिक्लेयर करना है तो सीधा इस तरह कर दो। और मेन चीज़ पाइथन में सेमीकोलन भी नहीं आता। ये जो है बहुत ज़्यादा ये टेंशन फ्री हो जाते हैं लोग सुन के कि सेमीकोलन नहीं आता। अब एरर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, प्रोग्रामर्स को एक्सपीरियंस होगा ही, पाइथन प्रोग्रामर्स को। अब सीधा मैंने i = 0 कर दिया, और कुछ भी प्रिंट करना है पाइथन में सिर्फ इतना लिख दो, प्रिंट और उसके अंदर पास कर दो जो भी प्रिंट करना है। मैंने रन किया तो 0 प्रिंट हो गया। i की वैल्यू सपोज 5 होती, रन किया 5 प्रिंट हो गया। अच्छे से अगर लिखना है तो यहाँ पे मैं f स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, पाइथन के अंदर f स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ। क्या होता है वो आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ i इज़, और यहाँ पे मैंने i लिख दिया। अब इस चीज़ को अगर मैं रन कर रहा हूँ तो वैल्यू ऑफ i इज़ 5, ये यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। अब f स्ट्रिंग क्या होता है अभी के लिए याद रख लो कि कोई भी चीज़ f स्ट्रिंग के अंदर पास, कोई भी वेरिएबल को वो प्रिंट करना होता है ना, तो इस तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल के प्रिंट कर देते हैं, और बाकी स्ट्रिंग को एज इट इज़ प्रिंट कर देते हैं। देखो इसका कलर भी चेंज हो गया है। जो ये कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर कुछ वेरिएबल डाल देते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे C स्ट्रिंग है ऊपर, वो तो C के केस C++ के केस में था। ठीक है, उसको छोड़ो, हमें पता चल के पाइथन में प्रिंट कैसे करना है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है वो देख लेते हैं। अब मैंने i = 5 लिया था। मैं i के केस में i = स्ट्रिंग भी कोई ले सकता हूँ, रजत सपोज मैंने ले लिया। अब मेरे को सिंपली i को प्रिंट करना है तो i की वैल्यू डाल के एंटर कर दिया। सेमीकोलन नहीं है, ये हर बार याद रखना है क्योंकि सबको आदत है सेमीकोलन डालने की, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डालना है। तो ये रजत प्रिंट हो गया। i की वैल्यू में कुछ और डाल देता, पुरोहित डाल देता,
तो वो पुरोहित प्रिंट कर देता, जो भी आई की वैल्यू डालेंगे प्रिंट कर देगा। अब इसको ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि क्या वैल्यू है, उस हिसाब से ये डेटा टाइप असाइन कर रहा है आई को। अगर चेक करना है क्या डेटा टाइप है तो हम इस तरह चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ आई। अब ये मैंने एंटर किया तो पहले पुरोहित नाम प्रिंट होगा, फिर स्ट्रिंग है पुरोहित इसलिए स्ट्रिंग प्रिंट होगा। समझो मैंने आई की वैल्यू 5 दी होती पहले की तरह तो 5 प्रिंट होता, और 5 एक इंटीजर है इसलिए इंटीजर प्रिंट होगा। 5.00 दिया है तो 5.0 प्रिंट होगा, जो कि राउंड ऑफ करके हो रहा है, और ये फ्लोट टाइप का ये है डेटा टाइप है इसलिए फ्लोट प्रिंट हो रहा है। इसी तरह ये टाइप जो है ना, ये टाइप यूज़ होता है चेक करने के लिए कि उसके अंदर जो वेरिएबल पास किया है वो कौन से टाइप का है। सिंपल चीज़ें हैं, C++ में सी में टाइप ऑफ होता है और यहाँ पे टाइप है, ठीक है। जावा में भी टाइप ऑफ होता है, यहाँ पे टाइप है। तो ये जो है पाइथन का सिंटैक्स था। ये क्लास जो है क्लास फ्लोट है, ये चीज़ आगे देखते हैं क्लासेस और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन में देखेंगे। अभी के लिए हमने समझ लिया वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं ये देख लिया, एक बार देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब देखो मैं जैसे यहाँ पे इज़ लिख रहा हूँ तो कलर चेंज हो जा रहा है, बट लिख रहा हूँ तो कलर चेंज नहीं हो रहा, इन लिख रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है। अब मैंने फ्लोट लिखा तो कलर चेंज हो गया, स्ट्रिंग लिखा तो कलर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग आगे देखते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को str लिखते हैं, इसमें देखो कलर चेंज हो रहा है। इंटीजर लिखा कलर चेंज हो रहा है। अब मैंने आई लिखा तो कलर चेंज नहीं हो रहा है। मैंने मेरा नाम लिखा तो कलर चेंज नहीं हो रहा है। मैंने कुछ और कीवर्ड लिखा, पुरोहित लिखा तो कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो कलर चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो कलर चेंज हो रहा है ना वो सारे पाइथन में बिल्ट इन कीवर्ड्स है। जो C++ में हमने देखा था कीवर्ड्स होता है, इंटीजर कीवर्ड है, स्ट्रिंग कीवर्ड है, फ्लोट कीवर्ड है। इसी तरह पाइथन में ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इन है, जो वो एक टाइप का ऑपरेटर है। बट एक कीवर्ड क्या होता है जिसको हम एक वेरिएबल नहीं बना सकते। अब मैंने वेरिएबल का नाम ही इज़ लिख दिया, इज़ इक्वल्स टू, इसको मान लो मैंने कमेंट, इसको मान लो रिमूव कर दिया मैंने। अब पाइथन में कमेंट देखो इस तरह होता है, हैश के थ्रू। हैश से पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट होता है। और कमेंट क्या होता है वो हमको पता है कि कमेंट जिस लाइन को हम करते हैं वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, वो लाइन इग्नोर होती है कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू। तो पाइथन में हैश से कमेंट होता है। हम जनरली C++ में, जावास्क्रिप्ट में भी हमने देखा था डबल स्लैश से कमेंट करते थे, बट यहाँ पे हम डबल स्लैश से कमेंट करने जाएंगे तो एरर आएगा। यहाँ पे हैश से कमेंट करते हैं, हैश करके हेलो कुछ भी लिखेंगे हम यहाँ पे, वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इज़ लिखा है, इज़ इक्वल्स टू मैंने 0 दिया। तो इज़ जो है ये कीवर्ड है, इसको हम 0 वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे देख लो एरर आएगा कि इज़ जो है इनवैलिड सिंटैक्स का एरर दे रहा है, क्योंकि इज़ जो है एक कीवर्ड है, इसका येलो कलर हो गया है। मैंने मान लो रजत इक्वल्स टू 0 दे दिया, नहीं रजत 0 नहीं है, रजत इक्वल्स टू मैंने 100 दे दिया। तो अब ये कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि रजत पहले से कोई कीवर्ड नहीं है। अब मुझे प्रिंट करना है रजत की वैल्यू, तो मैंने ये सिर्फ इतना सेंटेंस लिखा और 100 प्रिंट हो गई, ठीक है। वही चीज़ है, मैंने एफ स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया, तो एफ स्ट्रिंग की तरह लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ रजत इज़, और इस तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे मैंने रजत नाम दे दिया, जो वेरिएबल का नाम है वही दिया है, ठीक है। मैंने वेरिएबल का नाम रजत लिया इस बार, तो वैल्यू ऑफ रजत इज़ 100। वाह वाह, खुद की तारीफ़, ठीक है। तो ये सिंटैक्स है पाइथन में, किस तरह प्रिंट करते हैं, क्या कीवर्ड्स होते हैं, क्या वेरिएबल्स होते हैं, ये चीज़ें हमने देख ली है। फॉर लूप्स भी है, कंडीशनल्स भी है, सारी चीज़ें C++ की तरह एग्जैक्टली सेम है, स्पेशली हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। देखो C++ में हम इफ़ एल्स के लिए क्या करते हैं, इफ़ होती है, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन होता है, ट्रू है या फॉल्स है, और फिर ये बॉडी होती है इफ़ की, इफ़ कंडीशन, फिर हम यहाँ पे एल्स डालते हैं, या फिर हम एल्स इफ़ भी यूज़ करते हैं, सबको पता ही होगा। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन होता है और फिर उसकी बॉडी इस तरह होती है, बॉडी ऑफ एल्स इफ़, और फिर यहाँ पे एक एल्स भी होता है लास्ट में, और एल्स के अंदर कुछ एक्सप्रेशन नहीं होता, और वो बॉडी होती है बॉडी ऑफ एल्स की। ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं हम जो C++ में नॉर्मल यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने कमेंट कर दिया, क्योंकि ये चीज़ पाइथन में इस तरह नहीं होती। पाइथन में थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है। मैंने पाइथन में इस तरह लिखा, मैंने मान लो एक वेरिएबल दे दिया, वेर नाम का वेरिएबल ले लिया, वेर इक्वल्स टू 10 ले लिया, ठीक है। सेमीकोलन नहीं चाहिए, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। तो इफ़ वेर ग्रेटर देन 10 है, या फिर वेर इक्वल्स टू 10 है, तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ वैल्यू ऑफ वेर इज़ 10। चलो
या फिर एल्स इफ है, बट पाइथन में एल्स इफ नहीं होता, पाइथन में एलिफ होता है। एलिफ और एल्स इफ एग्जैक्टली सेम है, बस एल्स इफ की जगह एलिफ लिख रहे हैं बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक्सप्रेशन अगर तुमने देखा ब्रैकेट नहीं डाली, ये लो कन्फ्यूज़न ना हो, मैं ब्रैकेट भी डाल देता हूँ। एलिफ में भी हम ब्रैकेट डालेंगे, उसके अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे। वेयर लेस देन 10 है अगर, तो प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ वी आर इज़ लेस देन 10। सिमिलरली ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करते हैं और नीचे भी पेस्ट करते हैं। एलिफ की जगह लास्ट में हम एल्स डाल रहे हैं और ये कंडीशन हटा रहे हैं, और वेयर इज़ ग्रेटर देन। नॉर्मल सी प्लस प्लस की तरह ही हम इफ़ एल्स ही यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ इसका आउटपुट हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ वेयर इज़, ये दो बार क्यों आ गया, इस 10, ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ वेयर इज़ 10 यहाँ पे जो है ये प्रिंट होना चाहिए। आउटपुट में देखते क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, डबल इक्वल्स टू आएगा, सॉरी कंपेयर कर रहे हैं हम, असाइन नहीं कर रहे। वैल्यू ऑफ वेयर इज़ 10 हमारा आउटपुट आ गया। अगर 10 की जगह हमारी वैल्यू 11 होती तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेयर इज़ ग्रेटर देन 10 आया, और अगर 9 होती तो वैल्यू ऑफ वेयर इज़ लेस देन 10 आ गया। नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन जैसे हम सी प्लस प्लस में सी में करते हैं उस तरह ही है। सिंटेक्स में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे आपने नोटिस किया सबसे पहले स्पेस आ गई है थोड़ी सी, एल्स वाला कोड कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ गई है। इस स्पेस को बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। पाइथन में इंडेंटेशन का खेल होता है। जैसे हमने ये यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉडी लिखी थी एल्स की, ऊपर देखे तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर इफ़ की बॉडी लिखी थी। इसमें बॉडी जो भी लिखना होता है ना, वो कर्ली ब्रेसेस तो यूज़ होते ही नहीं है। इस तरह कॉलन आता है और कॉलन के बाद जो है वो बॉडी शुरू हो जाती है। और बॉडी कहाँ तक चलती है, सिर्फ एक लाइन चलती है ऐसा नहीं है। मैंने प्रिंट हेलो किया तो ये भी इफ़ के अंदर है, मैंने फिर प्रिंट हाई किया, ये भी इफ़ के अंदर है। इफ़ के अंदर है बाहर है वो कैसे पता चलेगा, देखो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू 10 ले रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ, तो वैल्यू ऑफ वेयर इज़ 10, हेलो और हाई। इफ़ कंडीशन के अंदर जो था वो सब प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। एलिफ और एल्स के अंदर नहीं जाएगा, ये इफ़ के अंदर ही प्रिंट होगा। अब इंडेंटेशन का मतलब क्या है, ये स्पेस जो है वो इंडेंटेशन ही है। अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये इफ़ कंडीशन के बाहर हो जाएगा। मान लो इसको मैंने हटा दिया और मान लो अच्छा इन दोनों को मैंने इंडेंटेशन से हटा दिया, अब वो कंपलसरी प्रिंट होगा ही, भले इफ़ कंडीशन प्रिंट हो या ना हो, क्योंकि ये इफ़ की बॉडी के बाहर है। इफ़ की बॉडी यहीं तक ही है, यहाँ तक, इस लाइन तक। मान लो इसको भी नीचे वाले को भी इंडेंटेशन दे दिया। अब देखो रन किया मैंने तो ये दो इफ़ के अंदर वाली, ये फिर से एरर आ गया। एलिफ जो है सिंटैक्स एरर दे रहा है, क्योंकि एलिफ को ऊपर लाना पड़ेगा, प्रिंट को नीचे लाना पड़ेगा। एल्स के, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, इफ़ के सीधा बाद एलिफ आना चाहिए। यहाँ पे मैंने रन किया और वैल्यू ऑफ वी आर इज़ 100 और हेलो जो है वो प्रिंट हो गया। अब हेलो जो है वो प्रिंट इसलिए हुआ क्योंकि वो इफ़ कंडीशन के अंदर है। अगर इफ़ कंडीशन ही सही नहीं होगी तो हेलो भी प्रिंट नहीं होगा। तो इफ़ के नीचे जो है इंडेंटेशन, जितनी भी जगह तक है इफ़ के नीचे, ये 2 लाइन तक इंडेंटेशन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये 2 लाइन तक इंडेंटेशन है, मतलब ये 2 लाइन्स जो है इफ़ कंडीशन के अंदर है। वैसे ही एलिफ के नीचे वाली लाइन देखो, एक लाइन है जो कि इंडेंटेशन के साथ है, तो वो एलिफ के अंदर है। ऐसे ही एल्स के अंदर ये जो एक लाइन है 22nd लाइन, वो इंडेंटेशन के अंदर है, तो ये एल्स का पार्ट है। अब जितनी भी चीज़ें मैं इंडेंटेशन छोड़ के लिखूँगा वो सब एल्स के अंदर आ जाएंगी, पर जब मैं ये चीज़ यहाँ पर शुरू से ही लिखूँगा तो वो एल्स के बॉडी के बाहर आ जाएंगी, ठीक है। वैसे ही नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस की जगह सिर्फ इंडेंटेशन यूज़ हो रहा है। पाइथन के सिंटैक्स में यही डिफरेंस है, कर्ली ब्रेसेस की जगह इंडेंटेशन यूज़ होगा। फॉर लूप यूज़ करेंगे, वाइल लूप सीखेंगे, तब देखते हैं अच्छी तरह की इंडेंटेशन का रियल में मतलब क्या होता है, या फिर अच्छे से समझते हैं इंडेंटेशन क्या होता है। अभी के लिए हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी और कंट्रोल स्ट्रक्चर देखा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या थे, इफ़, एल्स इफ और एल्स, और कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने नहीं देखा एक्चुअली। कंट्रोल स्ट्रक्चर में लूप्स भी आ जाती है, तो लूप्स भी देख लेते हैं चलो क्या होता है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर देखते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, हम वही जो लूप्स वूप्स पढ़ते हैं वो सब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का पार्ट है। हम सी प्लस प्लस में क्या लिखते हैं एक बार देख लेते हैं। हम यहाँ पे इस तरह लिखते हैं i = 0, i <= n, या फिर n की वैल्यू डाल देते हैं 10 i++। और यहाँ पे हम करते हैं, मान लो अभी printf और %d, और यहाँ पे हम i की वैल्यू प्रिंट करते हैं। जो लोग C++ वाले हैं उनके लिए सी आउट,
और आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं और एंड एन लिया, फिर एंड एन को छोड़ो, सी आउट आई की वैल्यू प्रिंट किया और ये स्पेस छोड़ दिया। ये सी प्लस प्लस वालों के लिए, और सी वालों के लिए ये ऊपर वाला सेंटेंस जो है। तो ये होता है सी और सी प्लस प्लस के केस में सिंटेक्स। पाइथन के केस में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ये हमने सी प्लस प्लस वालों को कमेंट कर दिया। फॉर आई इन रेंज 0 से लेके आई को कहाँ तक चलाना है, सॉरी 11 तक, लेस देन 11 तक चलेगा एक्चुअली। इसमें प्रिंट कर रहे हैं हम आई। ये हमारा फॉर लूप है पाइथन के अंदर। एक बार रन करके देखते हैं। 0 से लेकर 10 तक इनपुट आ गया, सेम जैसे इस केस में आना चाहिए था, लेस देन इक्वल्स टू 10, आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक प्रिंट करना है सारे स्टेटमेंट्स, ठीक है। बेसिक सी प्लस प्लस में जो हम चीज़ ये कर रहे हैं वही सारी चीज़ पाइथन में कर रहे हैं, बट पाइथन में देखो थोड़ा सिंपल हो जा रहा है। अब ये थोड़ा टफ लग रहा होगा पर ये एक्चुअल में कुछ नहीं है। रेंज क्या है, एक फंक्शन है जो कि यहाँ से शुरू करता है लेफ़्ट वाली वैल्यू से और राइट वाली वैल्यू -1 तक जाता है। रेंज क्या करता है, रेंज 0 से लेके n तक है सपोज़, तो वो क्या करता है प्रिंट, सॉरी इसमें इंक्लूड होती है रेंज के अंदर ये सारी चीज़ें 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अप टू कहाँ तक होता है n-1 तक, क्योंकि हमारी रेंज n तक थी। ये सारी चीज़ें होती है रेंज के अंदर। मतलब जो पहले वाला है लेफ़्ट वाला वहाँ से शुरू करता है 0 से, और n मतलब कहाँ तक कहाँ पे ख़त्म करना है, उससे पहले वाले तक वो एग्जीक्यूट करेगा, वहाँ पे ख़त्म कर देगा n पे, ठीक है। n-1 वाली चीज़ है यहाँ पे। अगर समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे मान लो मैंने स्टार्ट किया है 10 से और ख़त्म करना है मेरे को 50 पे, तो यहाँ पे मैं 51 लिखूँगा। तो अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 से लेके 50 तक प्रिंट हो जाना चाहिए नंबर्स। तो ये सेम चीज़ हो गई, 10 से लेके 50 तक नंबर प्रिंट हो गया। 51 नहीं होगा, n-1 तक जैसे हमने बात किया n-1 तक प्रिंट होगा। तो रेंज क्या है, एक फंक्शन है, और हम क्या कर रहे हैं, आई जो है एक वेरिएबल है। आई की जगह मैंने कुछ भी ले लिया, फॉर रजत ले लिया, यहाँ पे मैंने फॉर रजत प्रिंट रजत कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि सेम चीज़ ही हो रही है, सेम आउटपुट आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये एक वेरिएबल था। हमने जैसे यहाँ पे सी प्लस प्लस में और सी में आई यहाँ पे जो है एक वेरिएबल लिया है, सिर्फ एक वेरिएबल लिया है, उसकी जगह कुछ और भी लिखेंगे आउटपुट स्टिल सेम रहेगा। सिर्फ सारी जगह रिप्लेस करना पड़ेगा। आई की जगह मैंने जे लिख दिया होता, सारी जगह आउटपुट सेम रहता, बस वेरिएबल चेंज हो गया है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है। कोई भी चीज़ लिख लो यहाँ पे, रजत की जगह जे लिख लो, कुछ भी लिख लो, आउटपुट सेम ही रहेगा। वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम अपने हिसाब से। अब ये क्या बोल रहे हैं, जे जब तक इस रेंज के अंदर है, जे एक वेरिएबल है, जब तक इस रेंज के अंदर है जे, रेंज क्या है 10 से लेके 50 तक, तब तक ये प्रिंट करते जाओ और एक एक करके इंक्रीमेंट करते जाओ। लेफ़्ट साइड से शुरू होगा, राइट साइड -1 तक जाएगा और एक एक इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो ये सिंपल फॉर लूप थी जो हमारे पाइथन में यूज़ होती है। वाइल लूप कैसा है, सेम है। देखो इंडेंटेशन का खेल इसमें भी है। यहाँ पे कॉलन आ रहा है, कर्ली ब्रेसेस नहीं आ रहे, और यहाँ पे स्पेस आ रहा है। इंडेंटेशन का खेल इसमें भी है। वाइल लूप एक बार टेस्ट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। और वाइल लूप में वाइल एक वेरिएबल लेते हैं, i इक्वल्स टू 10, सेम i से चलेगा, i लेस देन 100 तब तक ये चलेगा। और प्रिंट करवा देते हैं i को। i की जगह कोई भी एज यूजुअल वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। तो ये प्रिंट होगा, सॉरी मैंने i प्लस प्लस नहीं किया, एक बार इंक्रीमेंट होता जाएगा। i प्लस प्लस नहीं है, i इक्वल्स टू i प्लस 1 है। एंटर किया, सेम चीज़ हो गई। 10 से लेकर 99 तक प्रिंट होगा। i लेस देन 100 है, इसलिए i लेस देन इक्वल्स टू लिखता तो 100 भी आ जाता। सेम चीज़ है सी प्लस प्लस की तरह, बस सिंटैक्स अलग है। देखो यहाँ पे इंडेंटेशन आ जा रहा है, वहाँ पे ये इंडेंटेशन नहीं होती, उसकी जगह इस तरह कोई है, ये कर्ली ब्रैकेट्स आ जाते हैं, और सारी चीज़ें सेम है। अगर सी प्लस प्लस में लिखना होता तो इस तरह लिखते हैं, पाइथन में लिखना था हमको, इसलिए हमने इंडेंटेशन डाल दिया कर्ली ब्रेसेस की जगह, और सब कुछ एज़ यूजुअल सेम टू सेम। पाइथन में बहुत ज़्यादा इजी सिंटैक्स बन जाता है, जो 3-4 लाइन का सिंटैक्स है वो 1-2 लाइन में बन जाता है। हमने देख लिया कंडीशनल्स मतलब इफ़ एल्स, और हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर भी देख लिया। फंक्शन और रिकर्जन देखते हैं, ठीक, आउटपुट क्लियर किया मैंने। फंक्शंस और रिकर्जन एज़ यूजुअल बाकी सारे लैंग्वेजेस की तरह सेम टू सेम है पाइथन में भी। अब पाइथन में सिंटैक्स का डिफरेंस है, हर लैंग्वेज में यही चीज़ है, सिंटैक्स का डिफरेंस है। हमने जावास्क्रिप्ट में देखा अभी लास्ट वीडियो में, तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते थे, फिर फंक्शन का नाम और ये फंक्शन की बॉडी इस तरह लिखते थे। पाइथन में इंडेंटेशन का खेल है, तो इसमें भी डाल दो, फंक्शन से पहले DEF लिखता है। DEF क्या होता है, डिफ़ाइन होता है। फिर यहाँ पे फंक्शन का नाम और ये पैरामीटर्स
और यहाँ पे इंडेंटेशन का खेल है। देखो इंडेंटेशन है मतलब एंटर करते ही ऑटोमेटिक थोड़ी सी स्पेस आ गई। अब इंडेंटेशन अगर पेपर में एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे तो उसके भी मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो वो सिंटैक्स क्लियर बनाने के लिए इंडेंटेशन इस तरह लिखना ही पड़ेगा, स्पेस छोड़नी ही पड़ेगी। मान लो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल पास किए ए और बी, और रिटर्न ए प्लस बी कर दिया मैंने, सेमी कॉलन कहीं नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे मान लो ए इक्वल्स टू 10 बनाया है, बी इक्वल्स टू 12 बनाया है, और मैंने प्रिंट करवा दिया है, फंक्शन कॉल किया है, और 10 और 12 को पास कर दिया मैंने, एंटर किया। आउटपुट क्या आएगा? 22 आएगा। हम सबको पता है ये एक फ़ंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? एक बार सी प्लस प्लस में लिख के दिखे तो ये एक ऐसा फंक्शन है। देखो सी प्लस प्लस में लिखना होता हमको तो हम लिखते इंटीजर, फंक्शन का नाम है fun, हमने कुछ भी डाल सकते हैं, फिर इंटीजर ए लिखते, इंटीजर बी लिखते, और फिर उस तरह बॉडी खोलते, और फिर ए इक्वल्स एक नया वेरिएबल बनाते, इंटीजर सम इक्वल्स टू ए प्लस बी डाल देते, और फिर रिटर्न सम कर देते। ये जो हमने लिखा, ये हमने लिखा सी प्लस प्लस में या फिर सी में या फिर जावा में मान लो, और वही सेम चीज़ को पाइथन में लिखा तो ये 2 लाइन में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पाइथन बहुत ज़्यादा इजी है, ये हमने देखा, नोट किया। और प्लस ये सी प्लस प्लस हो तो इन सब चीज़ों को मेन में लिखना पड़ता, मेन मेथड में, क्योंकि वहाँ उनका एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उठा के मेन में डालनी पड़ती सी प्लस प्लस के केस में। जावा के केस में वही चीज़ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। पाइथन में ना कोई हेडर फाइल हमको लिखनी है, हेडर फाइल लिखनी है एक्चुअल में, बट वो अभी नहीं देख रहे हम। हेडर फाइल क्या है, पैकेजेस क्या है, मॉड्यूल्स क्या है, वो सारी चीज़ें लास्ट चैप्टर में हम तब देखेंगे। अभी के लिए पाइथन के इस कोड का मतलब होपफुली सबको समझ आ गया होगा। फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन के अंदर मैंने एक fun नाम का फंक्शन बनाया है, उसके अंदर 2 चीज़ें पास की है, 10 और 12 पास किया है। 10 जाके ए में स्टोर होगा, 12 जाके बी में स्टोर होगा, और ए प्लस बी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। हमने सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ है, फिर भी पूरा एक्सप्लेन फिर से कर दिया मैंने। ये एक फंक्शन को कॉल किया है और उसको प्रिंट कर दिया है, सिंपल 22 प्रिंट हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम सबको पता है। एक ये फंक्शन है, और रिकर्जन क्या होता है वो भी हम सबको पता है। रिकर्जन के लिए एक और एग्जांपल ले लेंगे अच्छा वाला, जो कि पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। मतलब पूछा जा सकता है, वो तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट 1-2 चीज़ें हैं। जैसे हमारे क्लास में 2 बार पढ़ाया था ये वाला प्रोग्राम, तो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये चीज़ हमारे क्लास में, ये कमेंट करना है, रन नहीं करना। ये चीज़ हमारे क्लास में 2-3 बार पढ़ाई हुई है, तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये रिकर्जन बेस्ड रहेगा हमारा प्रोग्राम। अरे ये बार बार रन हो जा रहा है गलती से। ये रिकर्जन बेस्ड रहेगा प्रोग्राम। रिकर्जन का मतलब भी हम समझ लेंगे, और पाइथन में कैसे ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी देख लेंगे। देखो बहुत ईजी है पाइथन, सिर्फ समझने वाली चीज़ें हैं। पाइथन में हमने बोला फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए डेफ कीवर्ड यूज़ करता है। डेफ कीवर्ड डिफाइन होता है ये एक्चुअली, पर उसका शॉर्ट फॉर्म है डेफ। अब मैंने फंक्शन का नाम, मेरे को फंक्शन का नाम रखना है, फंक्शन का नाम मैंने समझो फैक्ट रख दिया। फैक्ट रखो, फैक्टोरियल रखो, एफ़ रखो, सिर्फ कोई भी नाम रख दो, सब एक ही बात है। मैंने फैक्ट रखा नाम, और यहाँ पे n पास किया। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक n नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसमें बोल रहा हूँ कि यूज़र से इनपुट लेना है। इनपुट कैसे लेना है वो अभी के लिए हम ऐसे याद रखते हैं कि इंट इनपुट, और इंट जो है हम टाइप कास्ट कर रहे हैं। सी प्लस प्लस अगर किसी को पता है टाइप कास्टिंग क्या होता है तो वो टाइप कास्ट कर रहे हैं, और इनपुट मतलब स्कैन की तरह है, ठीक है। अभी के लिए ये मान लो, आगे देखते हैं इंट इनपुट कैसे काम करता है। और मैंने बोला यूज़र को एंटर नंबर, तो यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, सेमीकोलन नहीं आएगा, वो n के अंदर जाके नंबर स्टोर हो जाएगा। और मैं फिर एक फैक्टोरियल को फैक्ट फंक्शन को कॉल करूँगा, n पास कर दूँगा उसके अंदर, और उसको मैं प्रिंट करवा दूँगा। मान लो इसको मैंने कट किया, प्रिंट करवा दिया मैंने फैक्ट ऑफ n, ठीक है। ये चीज़ मैंने प्रिंट करा दी। देखो याद रखना कि जितनी ब्रैकेट खोल रहे हो उतनी ब्रैकेट बंद करनी है। ये वाली बाहर वाली ब्रैकेट जो है ये कौन सी है, प्रिंट की है। अंदर वाली ब्रैकेट जो है ये फैक्टोरियल में क्या पास कर रहा है। देखो फैक्टोरियल एक फंक्शन है, उसको कॉल करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये फंक्शन मैंने अभी तक डिफाइन ही नहीं किया और उसको कॉल कर दे जा रहा हूँ मैं। तो डिफाइन फैक्टोरियल फंक्शन, फैक्टोरियल का फंक्शन बनाना है n तक का। अब देखो फैक्टोरियल क्या होता है, अगर किसी को पता नहीं है तो एक बार ये चीज़ भी देख लेते हैं। फैक्टोरियल ऑफ कोई भी नंबर ले लो, मैंने मान लो 5 ले लिया, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होता है,
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 और उससे छोटे नंबर्स का सबका मल्टीप्लिकेशन। फैक्टोरियल ऑफ 10 क्या होता है? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन करके स्टोर कर दो, वो फैक्टोरियल ऑफ 10 होगा। छोटा सा एग्जांपल लिए, अगर फैक्टोरियल ऑफ 4 देखो, फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होगा? इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, जो कि हमारा होगा 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ये 24 जो है, ये वैल्यू हमारी आई है, ये फैक्टोरियल ऑफ 4 का आंसर है। तो हमें ये चीज़ ही फाइंड करनी है जो n नंबर यूज़र ने इनपुट में दिया है। ये देखो यहाँ पे रिटर्न n कर रहे हैं, अभी के लिए नॉर्मल एक फंक्शन बनाए सिर्फ। देखो यहाँ पे एंटर एक नंबर मांग रहा है, ये यूज़र ने 4 नंबर दिया, तो 4 का फैक्टोरियल आउटपुट में आ जाना चाहिए। देखो अभी तो एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है देखते हैं। अब पहले फंक्शन पूरा लिखते हैं हम। अब हम इसमें रिकर्सिव अप्रोच यूज़ करेंगे, तो हमारा एम क्या है कि फैक्टोरियल जो है आंसर रिटर्न करना है। अब मैंने बस इतना किया, एक कंडीशन डाल दी मैंने, इफ़ n इक्वल्स टू 1 या फिर n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1, तो मेरे को इस केस में करना है रिटर्न n। अब रिटर्न n क्यों किया और क्यों ये कोड लिखा है, मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर समझा देता हूँ मैं कि क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, या फिर मैं रिटर्न कर दूँगा n इंटू फैक्टोरियल को फंक्शन कॉल करूँगा, रिकर्सिव कॉल करूँगा, और n-1। क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हैं एक बार वो देख लेते हैं, उससे पहले देख लेते हैं आउटपुट आ रहा है या नहीं। अभी भी एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। अच्छा, और का सिंटेक्स हमारा शायद गलत है, और इसमें इस तरह लिखते हैं। ठीक है, C++ जावा की आदत है, इसमें और इस तरह लिखते हैं, एंड इस तरह लिखते हैं। हमको अभी और लिखना है, तो इस तरह लिख लिया हमने। ठीक है, अब कोई भी एरर नहीं आएगा। अब मैंने 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है मुझे, तो 24 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 एंटर किया मैंने, और अभी भी जो है ये आ रहा है, एरर आ रहा है, नेम फैक्टोरियल इज़ नॉट डिफाइंड। फैक्टोरियल नहीं डिफ़ाइन किया, ऐसा किसने बोला है? ये फैक्टोरियल डिफ़ाइन किया है इसके सामने ही, और कौन सी लाइन में दे रहा है? लाइन नंबर 9 में, फैक्टोरियल ऑफ n इज़ नॉट डिफाइंड। एक काम करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ n को फंक्शन को ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट नहीं है कि हर बार फंक्शन को डिक्लेरेशन से पहले यूज़ कर सकते हैं। अब एरर नहीं आएगा कोई भी, मैंने 4 लिखा तो आउटपुट में आना चाहिए 24। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड 24 आंसर आ रहा है। क्यों हम एरर आ रहा था? क्योंकि मैंने फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले ही कॉल कर दिया था। फंक्शन को डिक्लेयर पहले करना पड़ता है ऊपर, उसके बाद ही उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होता है। अब फैक्टोरियल ऑफ 5 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120। 5 फैक्टोरियल का आंसर आना चाहिए 120। एक बार फिर से रन करते हैं, और इस बार 5 इनपुट में देते हैं, आंसर आना चाहिए 120। ये हमारा 120 आ गया, मतलब हमारा लॉजिक सही है। अब समझते हैं हमने लॉजिक में एक्चुअल में किया क्या है। देखो, n की वैल्यू जो है यूज़र से ली है और फंक्शन के अंदर पास कर दी है। ये तो सिंपल है, n जो है एक वेरिएबल बना है, उसके अंदर एक इंटीजर इनपुट लिया है यूज़र से, एंटर अ नंबर बोल के, और फिर वो फैक्टोरियल फंक्शन में पास किया है और उस चीज़ को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, फैक्टोरियल फंक्शन में पास करने के बाद क्या हो रहा है, वो ये चीज़ है, वो समझते हैं। मेन कंटेंट यही है, मेन खेल इसी का है। तो हमने चेक किया ये यहाँ से ये फंक्शन की बॉडी है जितना मैंने सिलेक्ट किया, तो फंक्शन के अंदर हमने चेक किया क्या n की वैल्यू जो यूज़र ने डाली है वो 0 या फिर 1 में से कुछ है। अगर 0 या 1 में से कुछ है तो वही रिटर्न कर दो, क्योंकि देखो 0 का फैक्टोरियल 0 होता है, 0 इंटू 0, और 1 का फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 1, तो वही चीज़ रिटर्न होगी। 0 होगा यूज़र का इनपुट तो 0 रिटर्न करना है हमको, 1 होगा यूज़र का इनपुट तो 1 रिटर्न करना है, क्योंकि 1 इंटू 1 को किससे और मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। ठीक है, अगर 2 होता तो 2 इंटू 1 रिटर्न करते, तो 2 आंसर आ जाता। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 2 किया मैंने तो 2 आंसर आ गया, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो ये क्या कर रहा है, अगर n की वैल्यू 0 या 1 में से एक है तो ये कर रहा है फंक्शन कॉल, एक रिकर्सिव कॉल कर रहा है, सॉरी वो रिटर्न कर रहा है 0 और 1 में से एक होता है तो वही नंबर को रिटर्न कर देता है। या फिर वो ये एल्स में भी लिख सकते हैं, बिना एल्स के भी लिख सकते हैं। मैंने मान लो इसको एल्स में लिख दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखो ये जो है ना फंक्शन कॉल, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल कर रहा है, और इसी चीज़ को बोलते हैं रिकर्जन। देखो रिकर्जन को समझते हैं एक बार एक्चुअल में काम कैसे करता है। ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस को मैं थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, ऊपर से। देखो हमारा सेंटेंस क्या है, रिटर्न f इंटू, सॉरी f नहीं है, ये n इंटू फैक्टोरियल फंक्शन कॉल है, और n-1 हमने यहाँ पे लिखा है। सेमीकोलन नहीं है पाइथन के केस में, बार बार भूलना नहीं है। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास पड़ी है। देखो n की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी थी,
n की वैल्यू जो भी यूज़र ने यहाँ पे पास किया है यहाँ पे, वो आउटपुट से लेके n की वैल्यू हमारे पास पड़ी है, वही तो चीज़ फंक्शन में पास होके आई है। फिर हमें एक फंक्शन कॉल करना है फिर से n-1 के लिए। देखो यहाँ पे जो है ये फैक्टोरियल है ना, ये फंक्शन कॉल कर रहा है n-1 के लिए। अब फंक्शन कॉल करने से क्या होगा देखो देखते हैं। अभी हमारे पास n की वैल्यू समझो यूज़र ने 5 दिया है, समझे। तो अभी ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन को रिटर्न करना है 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। n-1 है, देखो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 रिटर्न करेगा। बट ये फैक्टोरियल ऑफ 4 है, इसकी वैल्यू अभी इसको पता नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या है वो अभी हमको कैसे पता। हम तो 5 को ढूंढने आ रहे थे, तुम 4 का निकलवा रहे हो, तो ये चीज़ अभी पता नहीं है कंपाइलर को कि क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ फिर से फंक्शन कॉल होगी और फिर से ढूंढने जाएगा। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 जब इस फंक्शन के अंदर आएगा तो 4 देखो अब n की वैल्यू 4 होके इसके अंदर पास हुई है, फंक्शन सेम ही है, इसी फंक्शन को कॉल किया है। n की वैल्यू इस बार 4 है, 4 0 भी नहीं है, 4 1 भी नहीं है। ये फंक्शन इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा n इंटू रिटर्न फिर से होगा n इंटू n-1। तो फैक्टोरियल 4 का रिटर्न क्या होगा कि 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। देखो बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें हैं और अच्छे से समझते हैं तो कोड हर बार एग्ज़ाम में खुद बनाना याद रहेगा, ऐसे खुद कैसे बनाना है वो पता रहेगा। अब ये फैक्टोरियल ऑफ 3 फंक्शन है, वो क्या रिटर्न करेगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, ठीक है, ये भी हम समझ गए। फैक्टोरियल ऑफ 2 है वो क्या रिटर्न करेगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 2 है वो रिटर्न करेगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। अब देखो फैक्टोरियल ऑफ 1 जब हमने किया ना, उस केस में फैक्टोरियल ऑफ 1 किया यहाँ पे, ठीक है। अब n की वैल्यू जो है इस बार 1 है, अब 1 है n की वैल्यू, तो ये इफ़ कंडीशन में जो है यहाँ पे जाके सेटिस्फाई हो जाएगा n इक्वल्स टू 1 वाले में, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो 1 ही रिटर्न हो जाएगा, मतलब अब हमारे पास इसका जो आंसर है वो फिक्स है। फैक्टोरियल ऑफ 1 का आंसर हमारे पास फिक्स्ड है कि इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि इफ़ कंडीशन में चला जा रहा है ना। देखो इफ़ कंडीशन में जाके 1 ही रिटर्न हो रहा है, तो हम मतलब हमको इसकी वैल्यू पता चल गई कि 1 है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 हमको इसकी भी वैल्यू पता चल गई, 2 इंटू 1 2 होता है। अब ये इसकी भी वैल्यू पता चल गई हमारी कि फाइनल था इसकी वैल्यू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हमारा कैलकुलेट हो गया, 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया हमारा 6। तो इस पूरे का मतलब हो गया 6, मतलब इस फैक्टोरियल ऑफ 3 का मतलब हो गया हमारा 6, ठीक है। फिर 4 इंटू 6 करना है हमको, ये हो गया फैक्टोरियल ऑफ 4 का मतलब, ये जो फैक्टोरियल ऑफ 4 है इसका मतलब हो गया 6 इंटू 4, ठीक है। मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हो गया हमारा फैक्टोरियल ऑफ 4 का आंसर। अब 5 का आंसर क्या हो गया, 6 4 ज़ा 24, 24 इंटू 5 ये हो गया 120। तो 5 फैक्टोरियल का आंसर हो गया 120। इस तरह कैलकुलेट हो रहा है। फंक्शन कॉल जो है, रिकर्सिव कॉल इस तरह काम करते हैं कि पहले डीप में जाते हैं, क्योंकि उनको इसकी वैल्यू नहीं पता फैक्टोरियल ऑफ समथिंग की, और फिर एक एक वैल्यू कम करके सबकी वैल्यू फाइंड करने जाएगा, फिर सबको मल्टीप्लाई करते करते ऊपर आएगा। देखो बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस मत कर देना, नहीं तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा। वो प्लस के लिए फंक्शन कॉल कर गया तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन में ये डिफरेंस है, याद रखना पड़ेगा। फैक्टोरियल में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये सारी सिंपल चीज़ें हैं। हमने रिकर्जन का मतलब समझ लिया, पर हमें पता नहीं अभी भी रिकर्जन क्या होता है। तो रिकर्जन यही चीज़ है, कभी हम किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो रिकर्जन है, ठीक है। हमने बोला था एक बार डेफिनेशन भी लिख देंगे, तो डेफिनेशन भी लिख देते हैं, बट डेफिनेशन यहीं पे ही लिखेंगे नोटपैड में, ठीक है। अब डेफिनेशन अगर हमको पूछा है रिकर्जन क्या होता है, पहले मान लो शुरू से जाते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने ऑपरेटर्स पढ़े, वेरिएबल्स पढ़े। वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का डेफिनेशन ऑब्वियसली सीधी बात है नहीं पूछेंगे। कंडीशनल्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर का भी डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, वो तो फॉर लूप्स है, इफ एल्स है, इन सब का डेफिनेशन पूछेंगे ही नहीं, क्यों पूछेंगे। फंक्शन का डेफिनेशन पूछ सकते हैं, पहली चीज़ जो पॉसिबल है फंक्शन का डेफिनेशन। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है एक कोड का ब्लॉक होता है हमारा। ये जो है डेफ फैक्ट, ये फैक्ट एक फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन के अंदर कुछ कोड है जिसको हम बार बार चला पा रहे हैं अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। पहले हमने n के लिए चलाया था, फिर n-1 के लिए चलाया था, फिर से हमने n-1 के लिए चलाया था। तो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए सेम फंक्शन चला पा रहे हैं, हमने बार बार अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग कोड नहीं लिखा, एक ही कोड है फंक्शन का। तो फंक्शन इज़ अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर मल्टीपल पैरामीटर्स। इस तरह लिख सकते हैं
ये हमने खुद ही आंसर बनाया, इस तरह खुद ही आंसर बना के लिख सकते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। लंबा डेफिनेशन भी बना सकते हैं, इसको जितना चाहो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट ये हमने देख लिया कि फ़ंक्शन का ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होता है, आंसर में क्या लिखना है हमको। उसके बाद जो चीज़ हमने पढ़ी थी, रिकर्जन पढ़ी थी, फंक्शन और रिकर्जन, उससे आगे हम बढ़े ही नहीं हैं अभी तक। तो रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन है एक प्रोसेस, इज़ अ प्रोसेस। हमने अभी ही जस्ट देखा तो पता ही होगा कि रिकर्जन क्या है, इस फंक्शन को बार बार कॉल करते जा रहा है, फंक्शन के अंदर ही उस फंक्शन को कॉल किए जा रहा है बार बार। तो रिकर्जन इज़ अ प्रोसेस इन विच द फंक्शन कॉल्स itself repeatedly until a base case is achieved। ठीक है, बेस केस क्या है वो हमने नहीं देखा अभी तक। रिकर्जन का हमेशा एक बेस केस होता है। हमारे केस में बेस केस क्या था, ये वाला जो है ना, ये बेस केस था। n की वैल्यू जब 1 हो जाती है तो उस केस में रिकर्जन जो है और फंक्शन कॉल्स नहीं करेगा। देखो 1 के लिए तो सीधा इफ़ कंडीशन के अंदर चला गया और यहीं से ही रिटर्न हो गया, तो इसमें एल्स वाले पार्ट में गया ही नहीं है। इसका मतलब इस केस में n की वैल्यू 1 है, उस केस में रिकर्सिव कॉल हुआ ही नहीं है। ठीक है, उसके केस में भी रिकर्सिव कॉल होता तो वो इन्फाइनाइट लूप में रिकर्सिव कॉल करते ही चला जाता, कभी भी आंसर ही ना आता। पर ये जो है हमने एक बेस केस रख दिया है n=1 के लिए, तो रिकर्सिव कॉल उसके लिए नहीं होगा। फिर एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी सॉल्व होती गई। फैक्टोरियल 1 मिला तो फैक्टोरियल 2 भी मिल गया, फैक्टोरियल 2 मिल गया तो फैक्टोरियल 3 भी मिल गया, 3 मिला तो 4 भी मिल गया, 4 मिला तो 5 भी मिल गया। इस तरह सारे फैक्टोरियल्स मिल गए। तो ये एक बेस केस हमेशा रिकर्जन में डालना ही पड़ता है, नहीं तो रिकर्जन जो है इनफाइनाइट टाइम्स फंक्शन कॉल करते ही रह जाएगा और कुछ भी आउटपुट ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई फंक्शंस और रिकर्जन क्या होता है। इन चीज़ों का मैं प्रेफर करूँगा स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं नोटपैड को कहाँ पे ही अटैच करूँगा। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ें पढ़ते जाते हैं। फंक्शंस एंड रिकर्जन दोनों ही चीज़ें हमने देख ली। रिकर्जन का अगर और एग्जांपल लेना है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अगर चाहिए तो स्किप कर देना इतना पार्ट, क्योंकि हो सकता है कि रिकर्जन में किसी को आइडिया ना हो, क्योंकि रिकर्जन को माना जाता है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ये तो हमने इजी एग्जांपल लिया है, बट रिकर्जन जो है मैक्सिमम 99% प्रोग्रामर्स बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग का सबसे टफ़ टॉपिक जो है, डीएसए का सबसे टफ़ टॉपिक जो है वो रिकर्जन है। वैसे वो डायनामिक प्रोग्रामिंग है, बट डायनामिक प्रोग्रामिंग रिकर्जन के बिना कुछ भी नहीं है। तो रिकर्जन जो है वो सबसे टफ़ टॉपिक माना जाता है। हम अभी इजी एग्जांपल्स ले रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ जज नहीं कर सकते। अब मान लो मैंने एक और फंक्शन बनाया, रिकर्सिव फंक्शन बनाना है मुझे, तो मैं एग्जांपल क्या लूँ? कोई भी रिकर्सिव फंक्शन लेना है मुझे। रिकर्सिव फंक्शन किसके लिए लेंगे? सम के लिए लेते हैं। चलो नॉर्मल एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ सम। n पैरामीटर है हमारा, और हमें क्या करना है? देखो सम का मतलब क्या है, एक बार देख लेते हैं। सम का मतलब क्या करना है, जैसे हमारा n=5 है, नहीं ये तो फिर सेम ही हो जाएगा। n=5 है हमारा, जैसे मान लो एग्जांपल ही ले रहा हूँ मैं, सिमिलर ही एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसके लिए आउटपुट क्या आना चाहिए? 5 + 4 + 3 + 2 + 1, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो सेम टू सेम फंक्शन होगा। इफ़ n=1 और इस तरह नहीं आएगा, फिर से हम मिस्टेक कर रहे हैं। सेम n=0, तो उस केस में रिटर्न n करना है, या फिर एल्स लिखो ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि इफ़ कंडीशन से अगर रिटर्न हो जा रहा है तो ये नीचे तक यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। यहाँ तक पहुँच रहा है मतलब इफ़ कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो एल्स लिखो ना लिखो एक ही बात है। रिटर्न n+n-1 के लिए सम के फंक्शन को कॉल करना है। तो ये हो गया हमारा एल्स कंडीशन। यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता है, पर ये हमारा लॉजिक था। मान लो मैंने 10 लिया है और 10 के लिए फंक्शन कॉल किया है। फंक्शन कॉल नीचे होगा, सम फंक्शन को कॉल किया है, उसके अंदर n डाला है, एंटर किया मैंने, तो यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं है क्योंकि इसको हमने प्रिंट नहीं किया। इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, ये हमने प्रिंट कर दिया। इस बार आउटपुट आना चाहिए 55 कैसे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + up to 10 कर लो, 55 आएगा। ठीक है, एक और रिकर्सिव कॉल करते, ये एक और एग्जांपल था रिकर्सिव का। अब 10 अगर काउंटिंग नहीं करनी तो मान लो 5 ले लिया मैंने,
और यहाँ पे 15 आ गया। 5 + 4 + 3 + 2 + 1, अब इतना तो कर सकते हैं, 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है हमारा। तो ये था एक रिकर्सिव फंक्शन का एक और एग्जांपल। प्लस हमने मल्टीप्लाई का प्लस किया था और यही देखने के लिए किया कि प्लस करेंगे तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, आउटपुट पूरा ही अलग आ जाएगा। 5 का फैक्टोरियल 120 था बट इस केस में 15 आ गया। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं। ठीक है, इतनी ही चीज़ है। अब एक इंटरेस्टिंग और एक्सरसाइज करते हैं। हम एक काम करते हैं, पाइथन से किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवाने का कोड लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा टफ लग रहा है पर बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक n = नंबर लिया और मैंने एक यूज़र से इनपुट लिया। ठीक है, यूज़र ही बोलेगा कि किस नंबर का टेबल लिखना है। ठीक है, तो इनपुट में मैंने बोल दिया एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर दे दो भाई, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना नंबर दे दो। तो n नंबर दे दिया उन्होंने और मैं फॉर i इन रेंज कर दूंगा। और रेंज हमको कहाँ से लेना है, 1 से लेके 11 तक। क्यों 11 तक, क्योंकि हमको 10 तक ही काउंट करना है। कोई भी नंबर नंबर जैसे, चलो कोड लिखते हैं फिर समझते हैं हम कैसे काम करता है ये। प्रिंट f स्ट्रिंग ले रहा हूँ मैं और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पहले तो मेरा नंबर आएगा n, फिर आएगा क्रॉस स्पेस ले लेते हैं और फिर मेरा आएगा i = और जो भी है मेरा नंबर n × i, और ये हम प्रिंट करवा रहे हैं हर एक आइट्रेशन के लिए i < 10 तक। ठीक है, और ये एक फंक्शन कॉल करा देंगे। सॉरी, फंक्शन तो है ही नहीं इसमें, हम सिर्फ कैलकुलेशन ही कर रहे हैं सीधा। ठीक है, एंटर करते हैं, क्या सच में आउटपुट आता है। एंटर नंबर, मैंने नंबर डाल दिया 10, तो 10 का टेबल प्रिंट होना चाहिए। 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30। ये मैजिक हो गया। देखो 3 लाइन का कोड हमने सिर्फ लिखा है और पूरा 10 का टेबल प्रिंट हो गया। हम बचपन में इसके लिए कितनी मेहनत करते थे। चलो 10 तो छोटा नंबर है, हमने 17 का टेबल सबसे हार्ड लगता था। ये देखो 1 सेकंड में 17 का टेबल भी लिख के आ गया। पाइथन की पावर देखो, 3 लाइन के कोड में सिर्फ इतनी मेहनत जो हमारी बचपन की थी सब वसूल हो गई। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, देखो n मतलब जो हमारा यूज़र ने इनपुट दिया है वही है। ठीक है, तो ये हम प्रिंट कर रहे हैं। पहले देखो सब में ही पहले 17 17 17 17 प्रिंट हो रहा है। सॉरी 17, अरे यार क्या हो रहा है, 17 17 17 पहले सब में प्रिंट हो रहा है। फिर x जो है वो एज इट इज़ प्रिंट किया है मैंने, ये x है यहाँ पे जो है ना, ये वाला x, ये एज इट इज़ प्रिंट किया है। और i जो है हमारा वो 1 से लेके 10 तक जा रहा है, क्योंकि रेंज हमने 1 से लेके 11 तक डाली है, तो n - 1 तक जाएगा, 1 से लेके 10 तक। तो ये 17 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गया और = एज इट इज़ प्रिंट होगा क्योंकि वो स्ट्रिंग है। और ये n × i में क्या हो रहा है, देखो सीधा n को i से मल्टीप्लाई कर रहा है, 17 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 17 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। सिर्फ इतना 3 लाइन के कोड में हमने देखो पूरा टेबल लिख लिया। कोई भी और नंबर ले लो, 13 का टेबल हार्ड लगता है, 13 का ले लो, ये 13 लिखा और 13 का पूरा टेबल आ गया 1 सेकंड में। ठीक है, चेक कर लो सही टेबल भी होगा। पाइथन पे भरोसा करना पड़ेगा इतना तो, पाइथन और हमारे लॉजिक पे। ठीक है, तो ये चीज़ थी फंक्शन। ये हमारा सेम जो है रिकर्जन से भी हो सकता है, बट ये हमारा आइटरेटिव अप्रोच था। ठीक है, एक आइटरेटिव अप्रोच मुझे दिखाना था, एक रिकर्सिव अप्रोच मुझे दिखाना था। तो अब अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ चाहिए तो इस चीज़ को हम रिकर्सिव फंक्शन से कैसे करेंगे। एक फ़ंक्शन हम बना सकते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया, टेबल बनाओ, टेबल लिखो नाम से, और इसके अंदर n पास कर दिया और ये मान लो फंक्शन की बॉडी में डाल दिया। ये इस फंक्शन के लिए इसको इंटेंडेशन रखना पड़ेगा, ये हमने इंटेंडेशन कर दिया सबको। ठीक है, और यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल कर दिया, टेबल लिखो, कौन सा लिखना है वो यूज़र ने जो इनपुट दिया है n वाला वो। अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये तो मैंने आइटरेटिव अप्रोच से फंक्शन बना ही दिया, बट ठीक है हमको रिकर्सिव अप्रोच यूज़ करना है। यहाँ पे अंदर फंक्शन के अंदर फिर से टेबल लिखो फंक्शन कॉल करना है और वो किसी और वैल्यू के लिए पास करना है। ठीक है, लूप नहीं आएगी उस केस में। ठीक है, बट रिकर्सिव अप्रोच, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए ही था। हम समझ रहे थे रिकर्सिव और आइटरेटिव अप्रोच कैसे काम करते हैं। आइटरेटिव अप्रोच में हम लूप यूज़ कर सकते हैं, रिकर्सिव अप्रोच में हम रिकर्जन की फंक्शन कॉल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बार करके देखना, बहुत ज़्यादा ईजी है, सिर्फ फंक्शन कॉल्स करते जाने हर एक वैल्यू के लिए। ठीक है, और एक बार नई नई लाइन्स में प्रिंट होगा। तो हमने देख लिया फंक्शंस एंड रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन के हमने अच्छे खासे एग्जांपल्स देख लिए, और आइट्रेशन से वो चीज़ कैसे हो सकती है वो भी देख लिया हमने। ठीक है, अब आइट्रेशन से अगर हमको वो भी करना होता, मान लो फैक्टोरियल वाला,
फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम करना होता तो n इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट यूज़र से लिया, 2 मिनट लगेंगे, ये भी लिख लेते हैं, एंटर नंबर, और हमारे फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n+1 तक, और ये हमने सम इक्वल्स टू सम प्लस नहीं, सम नहीं, एक्चुअली में ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्लस आई कर दिया, और हमने लास्ट में प्रिंट कर दिया प्रोडक्ट को। फॉर लूप के बाहर प्रिंट होगा ऑब्वियसली, ये हमने प्रोडक्ट को प्रिंट कर दिया। प्रोडक्ट का स्कोप है या नहीं बाहर वो पता नहीं है, 5 का फैक्टोरियल मुझे ढूंढना है, प्रोडक्ट का स्कोप नहीं है बाहर, ठीक है। तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, और प्रोडक्ट इंटू 1 आएगा, प्रोडक्ट इंटू आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट का स्कोप है पूरे वेरिएबल में, 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। 0 क्यों आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा और n-1 तक। ये हमारा फैक्टोरियल वाला फंक्शन आइटरेटिव अप्रोच से हो गया। 5 का फैक्टोरियल 120 आएगा। कैसे हो रहा है देखो, सेम चीज़ ही हो रही है, बार बार एक प्रोडक्ट जो है वो 1 वैल्यू से इनिशियलाइज किया हुआ है हमने, और 1 से लेके n तक उस प्रोडक्ट को, उसको नंबर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 होगा इस केस में, तो 5 तक मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इंटू आई, प्रोडक्ट इंटू 1 होगा, प्रोडक्ट इंटू 2 होगा, प्रोडक्ट इंटू 3 होगा। प्रोडक्ट क्या है, इनिशियली 1 है, तो 1 इंटू 1 होगा, 1 इंटू 2 होगा, 1 इंटू 3 होगा, 1 इंटू 4 होगा, 1 इंटू 5 होगा। इस तरह ये लूप 5 बार चलेगी और फिर प्रिंट कर देगा प्रोडक्ट फाइनली, ठीक है। ये उसका आइटरेटिव अप्रोच था जो हमने रिकर्सिव अप्रोच लिखा था। ये शायद थोड़ा और ईजी लगा होगा अगर फॉर लूप्स के बारे में पता है, तो ऑब्वियसली सबको पता ही है फॉर लूप के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, फॉर लूप फंक्शंस क्या होता है, रिकर्जन क्या होता है, और आइटरेटिव, रिकर्जन का अल्टरनेटिव है आइटरेटिव अप्रोच, वो क्या होता है। बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें सारी की सारी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पाइथन में ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस क्या होते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा हुआ है। हमने C++ के लिए भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया हुआ है, हमने जावा के लिए भी किया हुआ है। जावा के लिए एक्चुअली नहीं किया हुआ, उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, पर ठीक है, हमने C++ के लिए किया हुआ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है हमें पता है एक तो, ठीक है। क्या कैसे पाइथन में यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक बार वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है वो पढ़ते हैं। पाइथन में क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो पाइथन है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। हमने कल या फिर परसों के दिन में ही पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। हमने इसके सिवाय पढ़ा था C++ भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सॉरी, ये बार बार एग्जीक्यूट हो जा रहा है। और C++ के सिवाय हमने जावा भी पढ़ा है एक और सब्जेक्ट में, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और इसके सिवाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के होता है हमारे एक फंक्शनल लैंग्वेज, या फिर फंक्शनल को हम बोलते हैं प्रोसीजरल। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। अब इनके एग्जांपल्स क्या है, हमारा सी लैंग्वेज जो था वो प्रोसीजरल है। एक फॉर्टन करके आता था लैंग्वेज, पुराने लैंग्वेजेस जो है वो नॉर्मली प्रोसीजरल होते थे। तो ये जो एग्जांपल्स है हमारे प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के कह सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है आज के टाइम पे, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स आता है जो कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव करते हैं या फिर कोड को लिखना ईजी बनाते हैं। देखते हैं, वो तो आगे पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ईजी बनाते हैं, क्या करते हैं। अभी के लिए हमने देखा 2 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, या तो फंक्शनल प्रोसीजरल होती है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एग्जांपल्स हमने देख लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है उस लैंग्वेज के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का सपोर्ट है। प्रोसीजरल के अंदर हम फंक्शंस यूज़ करते थे, यहाँ पे हम फंक्शन को जनरली मेथड बोलते हैं, बट यहाँ पे हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके सिंप्लीफाई करते हैं हर चीज़ को। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो हम एक स्ट्रक्चर पढ़ते थे, स्ट्रक्चर। सी प्रोग्रामिंग में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। यहाँ पे कुछ आता था और यहाँ पे एक एंटिटी आती थी। उससे पहले हम स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर ए डिक्लेयर कर सकते थे, फ्लोट बी डिक्लेयर कर सकते थे, यहाँ पे कैरेक्टर सी डिक्लेयर कर सकते थे, अलग अलग डेटा टाइप्स के अलग अलग चीज़ें डिक्लेयर कर सकते थे। ये सी प्रोग्रामिंग की बात हुई हमने, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में हमने स्ट्रक्ट पढ़ा था। इसी के सिमिलर चीज़ है क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के केस में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अरे भाई तू रुक जा, इतना जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के केस में हम क्लास बनाते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं।
एक्चुअली में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है। हमने ये सारी चीज़ें जनरली पहले पढ़ी हुई है। C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हमारा एक चैप्टर ही था, सेकंड सेमेस्टर में था शायद। तो वो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। बट पाइथन में देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। नॉर्मली क्लास बनानी है हमें, क्लास मेन ये हमने बना दिया, इंडेंटेशन का फिर से यूज़ होगा यहाँ पे। और हमने मान लो क्लास के अंदर, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब समझ रहे हैं। बस मैंने मान लो क्लास के अंदर अभी दे दिया रोशन, ठीक है। मैंने मान लो नेम इक्वल्स टू रोशन दिया है, मैंने मान लो एज इक्वल्स टू 20 दे दिया, और मैंने मान लो ऑक्यूपेशन इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर मान लिया, सिर्फ माना है। और यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन भी बनाऊँगा, डेफ से फंक्शन का नाम लिखूँगा, fun फंक्शन का नाम दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं कुछ सेल्फ नाम से पास कर रहा हूँ, क्या है वो देखते हैं आगे। सेल्फ पास किया है, फिर मैंने सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे समझो सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू मैंने कर दिया नेम, या फिर कोई वेरिएबल दे सकते हैं यहाँ पे। अभी के लिए सेल्फ को रहने देते हैं। ये ऊपर वाली और ये दोनों लाइंस मैं कमेंट कर रहा हूँ। ये 2 लाइंस मैं कमेंट कर रहा हूँ, अभी के लिए छोड़ो फंक्शन को। अभी के लिए हमने क्या किया, एक क्लास बनाया है, उसके अंदर नेम है, एज है, ऑक्यूपेशन है, एक जन की है, रोशन नाम का इंसान है, उसकी एज और ऑक्यूपेशन लिखी हुई है। मैंने मान लो क्लास के बाहर जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये इंडेंटेशन मैंने हटा दिया, मतलब क्लास के बाहर हूँ मैं। मैंने मान लो एक रजत नाम का वेरिएबल बनाया, अभी के लिए वेरिएबल मानो, और उसको समझो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं सिंपली मेन जो है ये लिख दूंगा इस तरह। तो अब ये रजत जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्लास का नाम है मेन, और ये ब्रैकेट्स क्यों है, ये ब्रैकेट्स कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स पास करने के लिए होते हैं। अभी के लिए कंस्ट्रक्टर पैरामीटर सब कुछ छोड़ो, ये रजत जो है ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है मेन क्लास का, ठीक है। अब रजत डॉट नेम इक्वल्स टू मैं रजत डाल सकता हूँ, ठीक है। इसको डबल कोट्स में डालना पड़ेगा ऑब्वियसली, सॉरी। रजत डॉट एज इक्वल्स टू मैं 200 डाल सकता हूँ, मान लेना है सिर्फ। रजत डॉट ऑक्यूपेशन मैं चेंज कर सकता हूँ, कमेंट नहीं करना है। रजत डॉट ऑक्यूपेशन मैं चेंज करके लिख देता हूँ। और रजत कौन है, डेटा साइंटिस्ट है मान लो, ठीक है। सेमीकोलन नहीं डालना है। अब मुझे प्रिंट करना है अगर रजत का डेटा, तो मैं उसके लिए एक फ़ंक्शन कॉल ही कर देता हूँ। मान लो मैंने एक फ़ंक्शन कॉल कर दिया, यहाँ पे ये जो फंक्शन था उसके अंदर प्रिंट ही कर देता हूँ मैं। ये इसको मैंने फिर से कमेंट किया और मैंने प्रिंट कर दिया सेल्फ, सॉरी ये डबल कोट्स नहीं आएंगे, सेल्फ डॉट नेम मैंने प्रिंट किया, सेम चीज़ ही है ना, तो कॉपी पेस्ट करते हैं। मैंने प्रिंट किया सेल्फ डॉट ऑक्यूपेशन, और उससे पहले मैंने प्रिंट किया था सेल्फ डॉट एज। ये सारी चीज़ें मैंने फंक्शन के अंदर प्रिंट किया, क्लास के अंदर वो सारी चीज़ें मैंने रजत बना के पास किया था। प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया। अब देखो मैंने क्या किया, रजत के लिए उस फंक्शन को कॉल कर दिया। देखो सिंपल चीज़ है, मैंने रजत का डेटा, रजत नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया था और रजत डॉट फंक कॉल किया। अब सेल्फ क्या है, सेल्फ एक कीवर्ड है जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो क्लास को, वो फंक्शन को कॉल आया है, उस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग डेटा, अरे भाई थोड़ा ना, उस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग डेटा को ही उस फंक्शन में एक्सेस करना है, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम क्या है, जो सेल्फ क्या है इस केस में रजत हो गया है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए क्लास कॉल हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन कॉल हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो रजत डॉट नेम प्रिंट हो गया यहाँ पे रजत, रजत डॉट एज प्रिंट हो गई 200, रजत डॉट ऑक्यूपेशन प्रिंट हो गई डेटा साइंटिस्ट। सारे जोक है ये तीनों के तीनों, नहीं पहला वाला नहीं है ठीक है। तो ये 3 चीज़ें प्रिंट हो गई है रजत के लिए। अब मान लो मुझे एक नया ऑब्जेक्ट नया ये बनाना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूँगा, मान लो नया ऑब्जेक्ट है जो कथन इक्वल्स टू मैंने मेन कर दिया। अब इससे क्या होगा, कथन जो है एक नया ऑब्जेक्ट बन गया है मेन क्लास का ही। मुझे कथन की वैल्यू डालनी है, तो कथन डॉट नेम इक्वल्स टू मैं मान लूँगा कथन डॉट एज इक्वल्स टू मैं मान लेता हूँ कथन की एज होगी 25, और कथन डॉट ऑक्यूपेशन
मान लेता हूँ मैं कथन क्या है, कथन को क्या बनाए, कथन एक फैकल्टी है, ठीक है। और मैंने इस बार क्या किया, रजत डॉट फन ये फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ कथन डॉट फन करके। कथन वाले ऑब्जेक्ट के लिए मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, क्लास को कॉल कर रहा हूँ। अब डिटेल्स जो प्रिंट होगी कथन की सारी प्रिंट होगी। मैं जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन को कॉल किया था उस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग ये डेटा प्रिंट हो जाएगा। देखो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा तो ये है, अगर मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा और प्रिंट करा रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट रोशन प्रिंट होगा, H20 प्रिंट होगा और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रिंट होगा। इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छे से किस तरह, इस तरह देखो, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख लिया और हमने एफ स्ट्रिंग डाल दी और इसको राइट साइड ले लिया और इसको काट दिया, अरे, और यहाँ पे हमने लिख दिया नेम इज़, ये लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा नेम इज़ कथन अच्छे से प्रिंट होगा, एज इज़ ये प्रिंट होगा एज, ठीक है। मुझे ये सारी चीज़ें फिर से ही लिखनी पड़ेगी, कोई नहीं, फिर से लिख देते हैं। एफ स्ट्रिंग ले रहे हैं और एज इज़ और ये प्रिंट कर दिया। सिमिलरली एफ स्ट्रिंग ऑक्यूपेशन इज़ और ये पेस्ट कर दिया। बट इस चीज़ को जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। नई लाइन में चला गया, कोई नहीं, लाइन की स्पेस की कमी की वजह से गया है। अब मैंने फंक्शन कॉल किसके लिए किया है, कथन के लिए किया है, एज इट इज़, ठीक है। तो नेम इज़ कथन, एज इज़ 25, ऑक्यूपेशन इज़ फैकल्टी। ये मैंने एफ स्ट्रिंग वाला अप्रोच यूज़ करके थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट करा दिया, नेम इज़, एज इज़ और ऑक्यूपेशन इज़ करके। तो ये है हमारा क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। क्लास का डेफिनेशन लिखे तो क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट मान लो, या फिर एक मान लो टेम्पलेट है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस है। टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस का मतलब क्या है, ब्लूप्रिंट क्यों बोलते हैं इसको वो समझते हैं। देखो मान लो एक है ना, एक हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कल वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा बनाए थे जावास्क्रिप्ट और HTML वाले में। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारे पास, उस फॉर्म का टेम्पलेट तो एक हमारे पास है ही, ठीक है। उसमें नेम पूछा है, ईमेल पूछा है, सारी चीज़ें पूछी है। अब ये मान लो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का टेम्पलेट था, नेम, एज और ऑक्यूपेशन पूछी हुई है। टेम्पलेट हमारे पास पहले से ही है ही, पर रजत जो फॉर्म भरेगा उसमें रजत की डिटेल्स आएंगे, नेम ये आएगा, एज ये आएगा और ऑक्यूपेशन ये आएगा। और कथन जो है वो अपनी डिटेल्स डालेगा फॉर्म के अंदर, सिंपल है, ठीक है। तो फॉर्म की बॉडी टेम्पलेट सेम ही रह रहा है, बट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है उसके अंदर अलग अलग चीज़ें डाल पा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा मान लो क्लास है और वो एक टेम्पलेट की तरह है, वो एक ब्लूप्रिंट की तरह है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो है सब अपना करस्पॉन्डिंग डेटा डाल रहे हैं क्लास के टेम्पलेट के अंदर। तो इसलिए उनको ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स बोल दो या फिर उसको रियल लाइफ एंटिटी भी बोल सकते हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटी एक्चुअली, क्योंकि कथन और रजत सच में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा ही कुछ लॉजिक होगा। रियल वर्ल्ड एंटिटी बोल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अब इसमें तो कमेंट होता नहीं है तो मैं शॉर्टकट यूज़ करके पता नहीं क्या कर रहा हूँ, बट सीधी चीज़ है। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट बोल सकते हैं, विच कंटेन्स द डिफ़ॉल्ट डिटेल्स, या फिर विच कंटेन्स डिस्ट्रक्टर्स क्या है देख लेते हैं, एंड अदर मेथड्स। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के साथ साथ यहाँ पे वेरिएबल्स भी होते हैं, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और अदर मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर हमने पहले पढ़ा हुआ है, डिस्ट्रक्टर भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के बनते ही ऑटोमेटिक फंक्शन कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन लिख देते हैं, कंस्ट्रक्टर इज़ अ फंक्शन हैविंग नो रिटर्न टाइप, मतलब नथिंग इज़ रिटर्नड, और उसका नाम जनरली होता है पाइथन के केस में __init__, ठीक है। ये जो है कंस्ट्रक्टर का जनरली नाम होता है, इसका डिक्लेरेशन होता है .def, इस तरह ये इसका डिक्लेरेशन है जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा है। ये कंस्ट्रक्टर का डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर होता है जो कि विच इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड
व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज़ क्रिएटेड। देखो कंस्ट्रक्टर किस लिए होता है जनरली, ये जो सेल्फ ये फंक्शन जो है ना, इसको कंस्ट्रक्टर की ये काम जो है कंस्ट्रक्टर का ही कर रहा है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, इन चीज़ों के अंदर जो वेरिएबल्स है ना बाय डिफ़ॉल्ट, उन चीज़ों के अंदर सेल्फ को यूज़ करके वैल्यूज असाइन करना। अब रजत ऑब्जेक्ट के लिए ये रजत का नाम असाइन कर रहा था, एज असाइन कर रहा था और सेल्फ असाइन कर रहा था। रोशन की डिटेल्स हटा के रजत की डिटेल्स डाल रहा था। तो ये कंस्ट्रक्टर का काम होता है जनरली कि इनकी डिटेल्स हटा के जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिटेल्स डालना। सॉरी, डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, वो डिटेल्स हटा देना। ठीक है, डिस्ट्रक्टर एग्जैक्टली अपोजिट है। डिस्ट्रक्टर नॉट इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ। डिस्ट्रक्टर एग्जैक्टली अपोजिट है। डिस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑब्जेक्ट का स्कोप ख़त्म होते ही ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ऑब्जेक्ट का स्कोप जैसे ही ख़त्म हुआ ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। और वो डिस्ट्रक्टर क्या करता है, वो सारा डेटा जो उस ऑब्जेक्ट का स्टोर था वो डिलीट कर देता है। बस सिंपल, डिस्ट्रक्टर नॉट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर वैसे ही कॉल होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है, ऑब्जेक्ट का स्कोप शुरू होता है। और डिस्ट्रक्टर वैसे ही कॉल होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट का स्कोप ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या है वो देख लिया है हमने। वेरिएबल्स क्या होता है, मेथड्स मेथड इक्वल्स टू फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि फंक्शन और मेथड दोनों सेम ही चीज़ है। बस प्रोसीजरल लैंग्वेज के केस में उसको फंक्शन बोलते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में उसको मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मेथड्स, फंक्शंस क्या होते हैं। अब हमारे टारगेट में क्या बाकी, हमने ऑब्जेक्ट एंड क्लास देख लिया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थोड़े कॉन्सेप्ट्स देखने हैं हमको, तो इसको टिक नहीं करना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देखो 4 मेन पिलर्स है, वैसे 6 पिलर्स है। क्लास, ऑब्जेक्ट हमने ये देख लिया है 2 चीज़ें। इसके सिवाय एब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है और इनहेरिटेंस है। ये 4 चीज़ें हैं। देखो चारों चीज़ें हैं ना, इन 4 को तो पिलर्स बोलते हैं, पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये फीचर्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। इन सारी चीज़ों का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जिसमें हमने C++ के कॉन्टेक्स्ट में देखा था। वो वीडियो का जो है उस स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प पे URL मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ, लिंक है जो वो मैं अटैच कर रहा हूँ। वहाँ पे सिर्फ ये 4 टॉपिक समझने के लिए जाना है आपको। 4 टॉपिक्स जो है मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाए थे। मैं लिंक जो दूंगा उस पर क्लिक करते ही ये जो टॉपिक्स है वो खुलेंगे। ठीक है, तो वो मैक्सिमम हाफ एन आवर का कंटेंट होगा वहाँ पे, वो चीज़ देख लेनी है। ठीक है, मैं फिर से कराऊंगा, उतना ज़्यादा डीप में नहीं जा पाऊँगा। तो वही चीज़ें सेम C++ के कॉन्टेक्स्ट में उस वक्त बताई थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में। सिंस इन चीज़ों का कोड में इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस हमने टाइम्स भी देखे थे बहुत सारे। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसी पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया। नोट्स के नाम पे हमने सिर्फ ये आधा पेज ही लिखा है, पर कोई नहीं, सारी प्रैक्टिकल चीज़ें देख रहे हैं। होपफुली पाइथन के जो प्रोग्राम्स है वो भी समझ आ रहे हैं। मैं इतना ज़्यादा टफ़ नहीं बना रहा। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वाला शायद समझ ना आया हो, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है C++ से अगर वो ध्यान नहीं दिए होंगे तो वो हो सकता है ये भी समझ ना आए हो। बट पूरी कोशिश की थी हमने कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो समझाने की। अगर स्टिल ना समझ आए हो तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो पीछे देख लेना, 100% समझ आ ही जाएगा। ठीक है, ना समझ आए तो फिर उसका भी कुछ सॉल्यूशन लाएंगे। ठीक है, आगे। अभी के लिए अगर समझ नहीं है तो रिवाइंड करके फिर से देख लो, पक्का समझ आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जो कि पाइथन में इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने एंड मोमेंट पे देखा था, सॉरी लास्ट चैप्टर में देखा, लास्ट चैप्टर में मेंशन किया हुआ है सिलेबस में। तो क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन के केस में इसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग। सेम ही है दोनों चीज़ें, कुछ अलग अलग नहीं है, दोनों सेम टॉपिक्स ही है। अब ये जैसे नाम ही बता रहा है, कोई एरर आता है हमें उसको हैंडल करना होता है, इसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग या फिर एरर हैंडलिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जनरली क्या होता है देखो मैं दिखाता हूँ। अब मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, सिंपल प्रोग्राम लिख रहा हूँ, a = 10 और मैंने मान लिया b = 5/0। देखो यहाँ चलो 5/0 नहीं ले रहा मैं, कुछ और एक्सेप्शन ले रहा हूँ। सपोज़
एक्सेप्शंस देखो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम उनको ट्राई कर सकते हैं और कैच कर सकते हैं। और कैच जो वो कीवर्ड है वो नॉन पाइथन में यूज़ नहीं होता, पाइथन में एक्सेप्ट वर्ड कीवर्ड यूज़ होता है। बट कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बना है a=10, अब मुझे इसे प्रिंट करना है तो बिना किसी एरर के प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा 10 जो है आउटपुट में आ गया। अब अगर हम कुछ ऐसी कोशिश करते हैं, ऐसी चीज़ प्रिंट करते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, समझो मैंने प्रिंट बी कर दिया पर बी एक्चुअल में है ही नहीं, तो ये एरर देगा। देखो कि बी जो है वो नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे एरर दिया है, देखो नेम बी इज़ नॉट डिफाइंड। अब ऊपर 10 तो लिखा है, ठीक है, मतलब आधा एग्जीक्यूट हो गया है, आधा एग्जीक्यूट होने के बाद एरर दिया है। अब मान लो ये पी जो है इसके मैंने और भी कॉपीज़ नीचे लिखे हैं, ठीक है, बी को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। देखो मैंने एक ए प्रिंट किया है, एक ए प्रिंट किया है, फिर मैंने बी प्रिंट किया एक बार और फिर से 3-4 बार ए प्रिंट किया है। अब मेरे आउटपुट में क्या आना चाहिए, एक बार 10 आना चाहिए, फिर बी वाले का एरर आना चाहिए, फिर से 4 बार 10 प्रिंट किया हुआ आना चाहिए। बट ये देखो मैंने एंटर किया, एक बार पहले वाला 10 प्रिंट हुआ और जहाँ से एरर आ रहा है ना वहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट ही हो जा रहा है, फिर से कोई चीज़ हो रही नहीं है। अब मान लो यहाँ पे मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस है या फिर इम्पॉर्टेंट कोड है कुछ, ठीक है, मैंने मान लो ये प्रिंट लिया है, यहाँ पे मेरा कुछ इंपॉर्टेंट कोड है जो कि मुझे प्रिंट करवाना ही है। वो प्रिंट नॉर्मली हो जाएगा अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो। देखो बी वाली लाइन को इग्नोर किया, अरे फिर से क्यों एरर आ रहा है, मैंने कुछ अच्छा ये सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा और ये जो है डबल कोट्स के अंदर आएगा, ठीक है, अब एरर नहीं आएगा। ये देखो 10 प्रिंट हो जा रहा है, ए की वैल्यू 5 बार प्रिंट हो रही है और ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस भी मेरे प्रिंट हो रहे हैं। पर मेरा बी जो था उसको भी मेरे को रन करना है, मुझे पता नहीं है एरर आएगा या नहीं, पर एरर आ रहा है। और एरर आए तो मेरा पूरा आगे का प्रोग्राम स्टॉप नहीं हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो है वो तो प्रिंट होने ही चाहिए मेरे आगे के, ठीक है। तो वो मुझे करना है कि प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करना है, तो मैं ट्राई ब्लॉक में इसको डाल दूँगा। ट्राई ब्लॉक बनाया और इसको इंडेंटेशन कर दिया और ये हमने इसको अब रन किया, ठीक है। अब अभी भी ये एरर दे रहा है, ठीक है, तो इसको ट्राई किया तो एरर देगा या नहीं देगा, वो ट्राई ब्लॉक के अंदर जितनी भी चीज़ है वो ट्राई फैच कर लेगा। अब हम एक्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। देखो क्या मतलब है, सब मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा आराम से। ये अब मैंने प्रिंट किया, अब देखो कुछ चीज़ अलग हुई, स्टिल बी को मैंने डिक्लेयर नहीं किया, मतलब एरर तो आना चाहिए था। देखो मेरा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस प्रिंट हो रहे हैं, 10 प्रिंट हो रहा है, ये ऊपर एक बार 10 प्रिंट हो रहा है, ये वाला प्रिंट हो रहा है, फिर मेरे ये सारे सेंटेंसेस प्रिंट हो रहे हैं और ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। पर मेरा जो एरर होना चाहिए था ये बी की वजह से वो एरर नहीं आ रहा है, उसकी जगह ये समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा हुआ आ रहा है। समथिंग वेंट रॉन्ग भी मैंने प्रिंट ही करवाया एक्चुअल में, वहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा, हेलो होला, कुछ भी लिखूँगा, हेलो गोला सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट हो रहा है, देखो मैंने क्या किया है, मैंने उसको बोला है कि भाई ये जो है ना, अब ओएस जिन लोगों ने वीडियो देखा है ओएस के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ, ये जो है मेरा क्रिटिकल सेक्शन है, मान लो ये जो है मेरा क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन क्या है, इस जो सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर एरर आ सकता है, ये मुझे लग रहा है कि एरर आ सकता है। प्रोग्रामर को पता नहीं है कहाँ एरर आता होगा, किसी को पता होता कि कहाँ गलती होने वाली है तो गलती होती ही ना कोई भी दुनिया में, ठीक है। प्रोग्रामर को पता नहीं है कहाँ पे गलती होने वाली है, तो उसको लग रहा है कि ये क्रिटिकल सेक्शन है, यहाँ पे एरर आ सकता है, ठीक है। जैसे हमने वहाँ देखा था इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है, 2 प्रोसेस से ज़्यादा, तो इसमें हमने बोल दिया कि एरर आ सकती है, तो उसको हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया। ट्राई ब्लॉक क्या करता है, जितने भी स्टेटमेंट्स ट्राई ब्लॉक के अंदर है वो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और एरर आ रहा है या नहीं वो आ रहा है वो चेक करता है, ठीक है। अगर आ रहा है एरर तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक को ढूंढेगा और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जाके जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वो कर देगा, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखो, ये मेरे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो मेरे को हर केस में प्रिंट करवाने ही थे आउटपुट में, यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो रहे हैं और मेरा प्रोग्राम एरर की वजह से टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। देखो प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो जा रहा है, भले मेरे में बी डिक्लेयर नहीं किया, भले एरर आना चाहिए, पर मैंने उस चीज़ को कैच कर लिया है एरर को,
कैच कीवर्ड यूज़ होता है एक्चुअली में, हम जावा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें देखेंगे कैच कीवर्ड यूज़ होता है, बट पाइथन के अंदर हमारा एक्सेप्ट कीवर्ड यूज़ होता है जो एक्सेप्शंस को कैच करता है। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं ई को। तो क्या एक्चुअल में एक्सेप्शन है वो भी दिख जाएगा हमको, नेम बी इज़ नॉट डिफाइंड, क्या एरर है वो भी दिख जाएगा। पर देखो एक्चुअल में हम एरर को प्रिंट कर रहे हैं पर एरर दिखा रहे नहीं है। देखो एरर अगर आया होता ना तो ऐसे आता है एरर, देखो एरर अगर आना होता है ना तो वो ऐसे आता है रेड कलर में। देखो रेड कलर में इस कंपाइलर पे नहीं आ रहा पर जनरली रेड कलर में आता है, और कंपाइल्ड विथ एरर्स यहाँ पे लिखा हुआ आता है, ये जनरली रेड कलर में आता है। ठीक है, और ये एरर है, इसका मतलब प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट होने से ही रुक गया है। ठीक है, ये एरर है, ये भी मैंने मान लो कमेंट कर दिया। तो एक्चुअल में ये हमारा एरर है कि बी इज़ नॉट डिक्लेयर्ड अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेंट, ये यहाँ पे इंडेंटेंट भी हटा दिया बस तुम्हारे लिए। देखो ये हमारा एरर है कि बी इज़ नॉट डिफाइंड, नेम बी इज़ नॉट डिफाइंड, पर ये एरर की वजह से मेरा प्रोग्राम एक बार ए को ऊपर वाले ए को प्रिंट करके टर्मिनेट हो जा रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है वो हमेशा ही प्रिंट हो, भले भी कितना भी एरर हो। तो उसके लिए मैंने ये जो ट्राई कैच ब्लॉक्स थे वो सारे किए थे, ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ किए थे। अब मैंने इस केस में क्या किया, ये लाइन अगर ना समझ आई हो तो मैंने शुरू से मैं फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, ट्राई जो है वो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ट्राई के अंदर इतनी चीज़ें हैं जितनी इंडेंटेशन वाली चीज़ें हैं। ठीक है, बी प्रिंट कर रहा है पर बी एक्चुअल में मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो एरर आना चाहिए। ठीक है, कौन सा एरर आना चाहिए, जो बी इज़ नॉट डिफाइंड, ये वाला एरर आना चाहिए। ठीक है, मैंने आउटपुट क्लियर नहीं किया। अब एक्सेप्ट जो है ना, ये एक्सेप्शन को कैच करता है और ई के अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, ई जो है एक वेरिएबल है, उसको एक्सेप्शन कैच करके वहाँ पे स्टोर कर रहा है और इसी को चीज़ को प्रिंट कर रहा है। यहाँ भी सेम चीज़ मैंने रजत लिख लिया, तो रजत प्रिंट करूँगा मैं, तो वो एरर ये जो है मैंने सिलेक्ट किया है राइट साइड में, ये एरर प्रिंट हो जाएगा पर मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। ये कोड एग्जिटेड विथ एरर्स बता रहे हैं ना, वो कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो एरर तो बता रहा है यहाँ पे, पर एरर एक्चुअल में प्रिंट कर रहा है, प्रिंट एरर कर रहा है। वो एरर कोड में आ रही नहीं है, वो एरर आ रही है पर उसको कैच करके बाकी पूरा कोड प्रिंट कर रहा है, मेरा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस प्रिंट कर रहा है और सक्सेसफुली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। देखो ये है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और ट्राई कैच ब्लॉक का, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का जादू है कि हम किसी भी एरर को पकड़ के उसको छुपा सकते हैं। हमको चाहिए कि पूरा प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट ना हो जाए, तो उसके लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज़ करके अपने प्रोग्राम के अंदर एरर को कैच करके उसका एरर को डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर उस एरर को संभाल सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे एरर के केस में कुछ और प्रिंट करवाना है तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया जो भी मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये मैंने एरर को, एक्सेप्शन को हैंडल किया। तो समथिंग वेंट रॉन्ग, ये मैंने प्रिंट करवा दिया और ये समथिंग वेंट रॉन्ग प्रिंट हो गया और बाकी पूरा प्रोग्राम एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो गया। तो ये था एरर हैंडलिंग स्ट्रेटजीज हमारी। ठीक है, जो कि पाइथन में हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक और चीज़, एक्सेप्शन हैंडलिंग या फिर एरर हैंडलिंग, दोनों सेम ही है। ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से हम एरर हैंडल कर सकते हैं। एक लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं, पाइथन में है ना, पाइथन को लोग इजी क्यों बोलते हैं। अब देखो हम सब ने कोशिश की होगी मशीन लर्निंग के लिए पाइथन सीखने के लिए। ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए पाइथन ही क्यों यूज़ होती है। क्या हम मशीन लर्निंग जावा से नहीं कर सकते, या फिर क्या हम C++ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बट फिर भी सब लोग पाइथन प्रीफर कर रहे हैं, आर प्रीफर कर रहे हैं। क्यों प्रीफर कर रहे हैं, उसका रीज़न है ये जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, ये वाला पैकेजेस और मॉड्यूल्स। पैकेजेस क्या होता है, हम C++ में जो टॉप पे यहाँ पे जो चीज़ लिखते थे, यहाँ पे हैश इंक्लूड, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को, हेडिंग को हटाओ, इसको भी हटाओ, अरे यार सब हट गया तो। ठीक है, हम टॉप पे लिखते थे C++ में हैश इंक्लूड stdio.h, ये हम C में लिखते थे, और C++ में लिखते थे हैश इंक्लूड iostream। ठीक है, C++ में कुछ इस तरह हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते थे। उसका मतलब क्या था, अब हम प्रिंट स्टेटमेंट जो है, सी आउट जो है, सी इन जो है, स्कैनएफ जो है, ये सारी चीज़ों को इन हेडर फाइल्स में से इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी। तो हेडर फाइल में क्या है,
प्रिंट एफ जो है, स्कैन एफ जो है, इनका डिक्लेरेशन स्टोर्ड है, ठीक है। अब इसी तरह पाइथन में भी पैकेजेस होते हैं, जैसे ये लाइब्रेरीज है वैसे ही पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस क्या होता है, ऐसे लाइब्रेरीज की तरह होते हैं जिसमें कुछ डेटा पहले से स्टोर्ड होता है, बिल्ट इन होता है, ठीक है। और उस डेटा को हम बिना पूरा वापस लिखे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन में पैकेजेस को हमको कुछ पैकेजेस पहले से इंस्टॉल आते हैं पाइथन में, कुछ पैकेजेस हमको डाउनलोड करने पड़ते हैं पाइथन में, ठीक है, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इंस्टॉल कैसे करते हैं पैकेजेस, मान लो ये अब मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग समझा दिया है, होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हमारी ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। हम पहुँचते हैं पैकेजेस पे। पैकेजेस और मॉड्यूल्स सेम ही हैं, हम कहीं कहीं पे हमारी बुक में मॉड्यूल्स वर्ड यूज़ किया है, कहीं कहीं पे पैकेजेस यूज़ किया है। बुक मतलब वो नोट्स में जो ऑनलाइन प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो पैकेजेस और मॉड्यूल्स दोनों एक ही चीज़ है। पैकेजेस और मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं तो क्या करते हैं, विंडोज़ पे, अगर आपके पास पीसी अभी तो साथ में कर सकते हैं, विंडोज़ पे राइट क्लिक करके विंडोज़ पावरशेल एडमिन वाला खोल रहा हूँ मैं, ठीक है। पावरशेल एडमिन से क्या परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है, पावरशेल खुल गया है। ये जो है मेरा पावरशेल ओपन हो गया है, विंडोज़ पावरशेल। या फिर छोड़ो, मैं नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट ही खोल रहा हूँ। आप पावरशेल खोल सकते हो अगर आपकी लैपटॉप में दिक्कत नहीं है तो। ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया अपने पीसी में, और कमांड प्रॉम्प्ट में मुझे जो भी पैकेज इंस्टॉल करना है वो यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। टाइप करने से पहले ये pip इंस्टॉल लिख देना है। अब बहुत सारे पैकेजेस है पाइथन में, सब अलग अलग काम के लिए यूज़ होते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक नमपाई पैकेज आता है, नमपाई का फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। ये एक्चुअल में मैं सिर्फ बताने के लिए लिख रहा हूँ। न्यूमेरिकल पाइथन जो है नमपाई का फुल फॉर्म है। ये जूम हो रहा है, हाँ हो रहा है, अब अच्छे से दिख रहा होगा। तो न्यूमेरिकल पाइथन जो ये नमपाई जो है एक लाइब्रेरी है पाइथन में, बहुत ज़्यादा वेल नोन है, सुना ही होगा। अब इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। तो हम पिप इंस्टॉल और नमपाई लिखेंगे, इस तरह ये सिंटैक्स है, पिप इंस्टॉल नमपाई या फिर जो भी लाइब्रेरी का नाम है। अब मेरे में ये लाइब्रेरी शायद ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी, तो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बताएगा शायद, पता नहीं इतना स्लो क्यों है, ठीक है। बट ये सिंटैक्स है, हमें याद रखना है। कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, हम पिप इंस्टॉल वो लाइब्रेरी का नाम दे सकते हैं। मैं एक और टर्मिनल का ये खोल रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे कोई और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो मैं सिमिलरली पिप इंस्टॉल और फिर वो लाइब्रेरी का नाम। लाइब्रेरीज भर के हैं मेरे पास, पैंडास है, मेरे पास sklearn है, scikit-learn है, मेरे पास मैटप्लॉटलिब है, tkinter है, मेरे पास ब्यूटीफुल सोप है, स्क्रैप आई है, भर की लाइब्रेरीज है पाइथन की। सारी लाइब्रेरीज अलग अलग चीज़ों के लिए काम आती है। लाइब्रेरीज है, पैकेजेस है, मॉड्यूल्स है, सारी चीज़ें सेम ही है, तो सब इन चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारे पैकेजेस, मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज सब चीज़ें सेम ही है। और इनको इंस्टॉल करने के लिए हम ये जो सिंटैक्स है यूज़ करते हैं, पिप इंस्टॉल और फिर लाइब्रेरी का जो भी नाम है वो। अब जो नाम यहाँ पे लिख रहे हैं हम, वो पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लेना है, सॉरी जो भी लाइब्रेरी है उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लेना है कि क्या वो सेम नाम ही है उसका, पिप इंस्टॉलेशन जो नाम है, ठीक है। अगर वो सेम नाम हो तो वो तुरंत ही एंटर करते ही इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में कुछ दिक्कत आ रही है, विंडोज़ पावरशेल ओपन नहीं हो रहा और नमपाई इसमें इंस्टॉल नहीं हो रही, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी बहुत सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है। अगर आप में ट्राई करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके कहीं भी ये चीज़ लिख देना, पिप इंस्टॉल और लाइब्रेरी का नाम, तो वो लाइब्रेरी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में थोड़ी लाइन्स आएंगी, रिक्वायरमेंट्स जो है डाउनलोड्स हो रही होंगी नमपाई के लिए जो भी है, और फिर नमपाई जो है अराउंड 25-30 सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगा। कमांड टर्मिनल पे ही दिखेगा कि ऑलरेडी डाउनलोड हो गया नमपाई। इससे वर्जन भी चेक कर सकते हो इसका वर्जन कीवर्ड यूज़ करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है, पैकेजेस और मॉड्यूल्स जो है ये इंपोर्ट कर सकते हैं और पाइथन में फिर उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट कीवर्ड से हम पाइथन में इन लाइब्रेरीज़ को लिंक करते हैं। अगर वो देखना है कैसे करते हैं तो पाइथन में टॉप पे ही हमने देखा होगा, इंपोर्ट जो है कीवर्ड है, इंपोर्ट नमपाई एज np करते हैं हम, ठीक है। तो np की जो है वो एक फिर से वेरिएबल की तरह है मान लो, और नमपाई जो है उसको np की तरह हमने मान लिया है। अब पाइथन में एरेज नहीं आते, तो एरेज बनाने के लिए हम नमपाई डॉट एरे करते हैं। नमपाई जो है हमारा एक लाइब्रेरी है, वो एरे की फंक्शनलिटी हमको प्रोवाइड करता है पाइथन के अंदर, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें अभी के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे मिड सेम के सिलेबस में, हमारे एक्चुअली सिलेबस में है, बट मिड सेम के सिलेबस में कोई भी लाइब्रेरी का एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं तो बेसिक शायद नंपाई से ही, नंपाई पैंडास से ही स्टार्ट करेंगे, और आगे और भी लाइब्रेरीज है शायद हमारे सिलेबस में। एंड सेम के सिलेबस में है, अभी के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है लाइब्रेरीज कोई भी। ठीक है, तो ये हमने पाइथन का सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है, बाय।